दोस्तों, आपकी तरफ से वीडियो पर रिस्पॉन्स बहुत कम होता है। मैं आपके लिए मज़े की एपिसोड अपलोड करता हूं, मगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो। ये आपकी तरफ से सपोर्ट होती है जिससे मैं आपके लिए लॉन्ग एपिसोड अपलोड करता हूं। मगर आज वाली एपिसोड शॉर्ट है। अगर लॉन्ग एपिसोड चाहिए तो पूरा सपोर्ट करो। शुक्रिया। चलते हैं आज की मज़ेदार एपिसोड की तरफ। कांवरी और इसके चंद साथी तुम्हारे देश के खिलाफ दहशतगर्दी के इस मिशन को मुतासिर किए बगैर मनीलाल को नीचा दुखाना चाहते थे। तुम्हारे आ जाने से कांवरी ने एक और मंसूबा बना लिया। वो तुम्हारे जरिए मनीलाल और इसके खास आदमियों को खत्म कराना चाहती थी। दूसरी तरफ इसने ये मंसूबा भी बना लिया था कि तुम्हें वो तमाम राज बता दिए जाए जिनसे मुतासिर होकर तुम इस कत्ल और गारत पर आमादा हो जाओ। आश्रम पर मनीलाल के आदमियों के छापे डरामा थे। वो कांवरी ही के आदमी थे जो तोड़ फोड़ करके चले जाते थे। इस तरह कांवरी तुम्हें दबाव में रखना चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी खतरे में डालकर तुम्हें बचा रही है। जिस रोज विश्वास ने तुमसे मुलाकात की थी, इसी रात कांवरी और विश्वास ने यह मंसूबा भी बनाया था कि तुम्हें कैंप दुखा दिया जाए ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि यहाँ तुम्हारे देश के खिलाफ क्या हो रहा है और तुम पूरे जोश और खरूश के साथ उनके लिए काम कर सको। उनका असल मंसूबा था कि जब तुम मनीलाल को खत्म करते, ये लोग तुम्हें भी खत्म कर देते और ये बात सामने लाई जाती कि यहाँ अब तक जो कुछ भी हुआ था इसका जिम्मेदार एक पाकिस्तानी एजेंट था जो आखिरकार कांवरी इसके आदमियों के हाथों मारा गया। पता नहीं क्यों वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, पता नहीं को मुझे तुमसे हमदर्दी और कांवरी से नफरत हो गई थी और इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने कांवरी के खिलाफ जुबान खोली थी। मैं तुम्हें इस नागन से बचाना चाहती थी, मगर तुम्हें शायद मेरी बातों का यकीन नहीं आया था और आज इसीलिए मैंने तुम्हें इस कमरे का राज बता दिया था। तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, मगर इस कम बख्त की मौत ही आई थी जो ऐन वक्त पर वहां भी धमकी थी। कांवरी के खिलाफ ये नफरत अचानक नहीं, बहुत अरसा से लावा की तरह मेरे सीने में पक रही थी और आज आखिरकार नफरत का वो लावा बह निकला। और ये काटेज, मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। ये मेरा है, पूजा ने जवाब दिया। कांवरी ने मुझे अपने पास 2000 रुपये महीना तनख्वाह पर रखा था। वो 2000 रुपये तो बाकायदगी से मेरे अम्मा अब्बा को भेजती रही, लेकिन यहाँ इसने मुझे जिस रास्ते पर लगा दिया था इससे मेरी वापसी मुमकिन नहीं थी। कांवरी मुझे लंबी रकमें भी देती रही, कुछ में भी लोगों से बटोरती रहती थी। मैंने रकम जमा करके 1 साल पहले ये काटेज खरीद लिया था और कांवरी और इसके साथियों को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मैं इस 1 साल के अरसे में यहाँ बमुश्किल 10-12 दिन रही होंगी, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन सफाई वगैरह के लिए यहाँ का चक्कर जरूर लगाती रही हूँ। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, जब मैंने कांवरी और विश्वास का प्रोग्राम सुना तो इस वक्त मैंने तुम्हारा साथ देने और कांवरी को सवाद चखाने का फैसला कर लिया था। इस रोज से मैंने यहाँ कुछ चीजें भी जमा करना शुरू कर दी थी। मैंने यहाँ इतना राशन जमा कर लिया है कि हम कम अज कम 1 महीना बाहर निकले बगैर इत्मीनान से यहाँ रह सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हें गोश्त खाने को नहीं मिल सकेगा। यहाँ आकर गोश्त का तो शायद मैं जायका ही भूल गया हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हालात जरा पर सुकून हो जाए तो मैं तुम्हें गोश्त भी लाकर खुला दूंगी। और अब तो मुझे नींद आई है, मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हें नींद आ रही हो तो तुम भी सो जाना, पूजा कहते हुए उठ गई। इसने काटेज के तमाम दरवाजे बंद कर दिए और दाएं तरफ वाले कमरे में चली गई। मैं देर तक वहां बैठा सूरत-ए-हाल के बारे में सोचता रहा। मुझे अभी तक मालूम नहीं हो सका था कि गुज़श्ता रात मैंने कैंप में जो धमाके किए थे उनका क्या नतीजा निकला था और कैंप के डिप्टी कमांडर और कन्हैया का क्या अंजाम हुआ था। कन्हैया को वहां छोड़कर मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ था। इसमें शुबा नहीं कि इसने मेरी बड़ी मदद की थी, मेरी खातिर अपनी जान को भी खतरे में डाला था, मगर इसने जो कुछ भी किया था किसी हमदर्दी की बना पर नहीं, मेरे जरिए अपनी बहन का बदला लेने के लिए किया था। कौम का कोई भी फर्द बिला मकसद किसी पर कोई एहसान नहीं करता। सरहद पार करने के बाद से लेकर अब तक मैं इस कौम को बड़ी हद तक समझ चुका था। कांवरी को मैं अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझता था और वही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकली थी। और फिर मेरे ज़हन में एक और ख्याल उभरा। सबसे पहले मुझे करिश्मा ने धोखा देने की कोशिश की थी। इसने भी मुझे एतमाद में लेने के लिए अपने कई आदमी मेरे हाथों मरवा दिए थे। और फिर कांवरी, इसने भी यही सब कुछ किया था। वो ना सिर्फ मुझे मनीलाल के आदमियों से बचाती रही थी, बल्कि अपने आप को मेरे लिए खिलौना भी बना दिया था जिसे मैं जी भर के खेला था। कांवरी ने भी कई आदमी मेरे हाथों मरवा दिए थे, लेकिन ये सब कुछ ड्रामा था, एक जाल था जो मेरे गिर्द बिछाया गया था। जिस तरह करिश्मा और कांवरी ने अपने कई आदमी मरवा दिए थे
और मुझे धोखे में रखा था। इसी तरह पूजा भी मुझे कांवरी से बचा कर ले आई थी। इसने न सिर्फ कांवरी के तमाम राज फाश कर दिए थे, बल्कि इसे मेरे सामने गोलियों से छलनी भी कर दिया था। कहीं पूजा भी मेरे गिर्द कोई जाल तो नहीं बिछा रही थी। करिश्मा और कांवरी रा की एजेंट साबित हुई थी, कहीं पूजा का ताल्लुक भी तो रा से नहीं था। गुज़श्ता रात जब मैं आश्रम पहुंचा था तो मैंने पूजा को बता दिया था कि मैंने दहशतगर्दी के कैंपों में हमले किए हैं। मैं रा के लिए मोस्ट वांटेड मतलूब था। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूजा ने भी फौरी तौर पर यह मंसूबा बना लिया हो कि कांवरी को ख़त्म कर ले और फिर बड़े इत्मीनान से मुझे प्लेट में सजा कर रा के भेड़ियों के सामने पेश कर दे। कुछ पईद नहीं था कि ऐसा ही हो। यहाँ तो हर शख्स एक दूसरे को नीचा दुखाने पर तला हुआ था और सब ने मुझे ही कुर्बानी का बकरा बना लिया था। मेरे जरिए अपने आदमी मरवा रहे थे ताकि वक्त आने पर मुझे गिरफ्त में लेकर अपने नंबर बढ़ा सके। उचल शवार मंदिर का पुरोहित पंडित भी इस चक्कर में था। इसने मुझे पनाह भी इसीलिए दी थी और मनी लाल को मरवाने के लिए मेरे साथ हर किस्म का ताउन कर रहा था। मैं जैसे जैसे सोचता रहा, मेरा ज़हन उलझता रहा। आखिरकार मैंने ये तय कर लिया कि अब मैं पहले की तरह बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। अब मुझे बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत थी। इस वक्त दिन के 11 बजने वाले थे। मैं काटेज के अक्बी दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल आया। तेज़ चमकती हुई धूप आंखों में चुभ रही थी। अक्बी लान में एक तरफ घास और खुदरौ झाड़ियाँ फैली हुई थी और दूसरी तरफ एक लंबी क्यारी बनी हुई थी जिसमें तोरी लगी हुई कद्दू की बेलें दूर तक फैली हुई थी। उनमें लौकी भी लगी हुई थी। मेरा ख्याल है कि पूजा ने यहाँ डाल दिए होंगे और ये बेलें खुद पौधों की तरह बढ़ती रह। मैं तकरीबन 1 घंटे तक बाहर रहा और फिर अंदर आ गया। मेरी आंखों में मिर्चें भर गई थीं, दिमाग में सनसनाहट होने लगी। मेरे लिए मजीद जागना मुमकिन नहीं रहा था। मैं दूसरे कमरे में घुस गया। ये कमरा बिल्कुल खाली था, फर्श पर भी कोई चीज़ बिछी हुई नहीं थी। मैं पूजा वाले कमरे में आ गया। इस कमरे में 2 कुर्सियां रखी हुई थी और स्प्रिंग वाला सिंगल बेड था जिस पर पूजा सो रही थी। वो बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी, एक बाजू पहलू में फैला हुआ था और दूसरा सीने पर रखा हुआ था। बाल इसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। न जाने को मुझे इस पर बेहद प्यार आने लगा और फिर मैंने गैर इरादी तौर पर झककर इसकी पेशानी पर होंठ रख दिए। पूजा कसमसा, इसने आंखें खोल दे। मुझे देखकर इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही मेरी नज़र इसके वजूद पर पड़ी तो मेरी नज़र इसके पेच और ताप पर अटक सी गई। पूजा की मस्त साफ आंखें, उनके ऊपर काली घनी पलकें, सफ़ेद रंगत, गाल पर बनने वाला डिम्पल और उनके गुलाबी होंठ जब बात करते हुए हिलते तो मेरे अंदर इर्त्याश पैदा कर देते हैं और जब वो मुस्कराए तो उफ क़यामत। पूजा के कपड़ों की खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। अचानक से पूजा की नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर वो हैरान हो गई और एक हुसैन मुस्कुराहट के साथ अपने गुलाबी बारीक होंठों को हरकत दी। अच्छा तो तुम मुझे देखकर मज़े ले रहे हो? मैं बौखला गया। वो उठकर बैठ गई और मुझे पकड़ते हुए मेरा सर पकड़ा और दबा लिया। इसके जिस्म से आती ऊद की खुशबू ने मुझे मसहूर कर दिया था। पूजा बोली, तुम बहुत अच्छे वक्त पर आए हो इमरान। फिर मेरा चेहरा हाथों में पकड़ा और पहले एक गाल फिर दूसरे गाल पर बोसा लिया और मुझे मदहोश कर दिया। फिर मुझे पता ना चला और हमारा शो शुरू हो गया। चंद सेकंड बाद मेरी आंखें भी बंद होती चली गईं। मैं बेदार हुआ तो शाम हो रही थी। पूजा कमरे में नहीं थी। आँख खिल जाने के बाद भी मैं काफ़ी देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा। 10-15 मिनट गुजर गए। काटेज में किसी तरफ से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने पूजा को आवाज़ दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गया। मेरा ख्याल था कि पूजा किचन में चाय बना रही होगी, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। काटेज के अंदर कहीं भी नहीं थी। मैंने सामने वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलना चाहा तो मेरे जिस्म में सनसनी की लहरें सी दौड़ती चली गईं। दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैं अकबी दरवाजे की तरफ आ गया, वो भी बाहर से बंद था। मैं दोबारा बेडरूम में आ गया। सोने से पहले मैंने कलाशिन पलंग के करीब तपाई पर रखी थी, लेकिन अब वो कलाशिन भी वहाँ नहीं थी। मेरे दिमाग में धमाके से ख्यालात आने लगे। क्या पूजा के बारे में मेरे खदशात दुरुस्त थे? सोच सोच कर मेरा दिमाग घूमने लगा। पूजा मुझे इस काटेज में बंद कर गई थी। पता नहीं इसे गए हुए कितनी देर हुई थी। हो सकता है वो वापस आने वाली हो और वो अकेली होगी इसके साथ मौत के फरिश्ते भी होंगे। ये काटेज तकरीबन 50 साल पहले बना होगा। इसकी तामीर में पत्थर इस्तेमाल किए गए थे। दरवाजे भी बहुत मजबूत थे। खिड़कियों में भी मोटी मोटी आहनी सलाखें लगी हुई थीं। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। मैं इस चूहेदान में फंस गया था। मौत के फरिश्तों के इंतजार के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता था। मैंने एक बार फिर पूरे काटेज का जायजा लिया और सामने की तरफ खिलने वाली खिड़की के करीब कुर्सी डालकर बैठ गया। खिड़की बंद रखी थी, लेकिन इसकी झरी से मैं बाहर देख सकता था।
आधा घंटा और गुजर गया और फिर बाहर कदमों की आवाज सुनकर चौंक गया। मैंने खिड़की की झरी से आंख लगाकर देखा, पूजा बाहर वाले गेट से दाखिल होकर अंदर की तरफ आ रही थी। इसके एक हाथ में कपड़े का थैला था और दूसरे हाथ में चाबियों का गुच्छा। मैं मोहतात हो गया। मेरा ख्याल था इसके साथ 2-4 आदमी और होंगे, लेकिन वो अकेली थी। बाहर किसी और की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। तकरीबन 1 मिनट बाद बरामदे वाले दरवाजे के ताले में चाबी घूमने की आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजा खिल गया। मैं जिस जगह पर बैठा हुआ था वो आड़ में थी। पूजा ने अंदर दाखिल होते हुए मुझे नहीं देखा था, लेकिन वो दरवाजा बंद करने के लिए जैसे ही मुड़ी, मुझे देखकर उछल पई। ओ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, वो गहरा सांस लेते हुए बोली। और मैं जो इतनी देर से सूली पर लटका हुआ था, इसका तुम्हें ख्याल नहीं? मैं कहते हुए कुर्सी से उठ गया। क्यों सूली पर क्यों लटके हुए थे? पूजा ने मुझे धूरा। ठीक कहते हो, पूजा ने गहरा सांस लिया। लेकिन तुम्हारे साथ धोखा करना होता तो तुम्हें बचाकर यहाँ क्यों लाती? वैसे इस वक्त तुमने वाकई मुझे डरा दिया। देखो मेरा दिल अब भी कितनी तेजी से धड़क रहा है। इसने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। तुम कहाँ गई थी? मैंने हाथ इसके सीने से हटाते हुए सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। यहाँ करीब ही एक बनिए की दुकान है, वहां से कुछ चीजें लेने गई थी, पूजा ने कहते हुए थैला मेज पर रख दिया। अगर तुम्हें कोई पहचान लेता तो? मैंने इसे घूरा। बहरहाल, बाहर की क्या सूरत-ए-हाल है? मुझे सोता छोड़कर तुम चली गई थी और दरवाजे भी बाहर से लाक कर गई थी। मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। मैं समझा था कि मैं भी कांवरी की तरह बेवफा हूँ। इसने मुस्कुराते हुए मेरा जुमला मुकम्मल कर दिया। हाँ, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए जवाब दिया। सांप का डसा रीजी से भी डरता है और मेरे चारों तरफ तो सांप ही सांप फैले हुए हैं। जहरीले नाग जो फनगाड़े मुझे डसने को बेचैन है। बहुत खौफनाक हो जाओगे अब, इसने जवाब दिया। बेटे की दुकान पर 2 आदमी खड़े बातें कर रहे थे। पहाड़ों के कैंप में बड़ी तबाही मची है। शहर के लोगों में बड़ा खौफ और हरास है। पुलिस और मनीलाल के आदमी पकड़ धकड़ कर रहे हैं। सही सूरत-ए-हाल तो किसी ऐसे शख्स से मालूम हो सकती है जो घूम फिर कर आया हो। फिर हम खुद जाकर मालूमात हासिल करने की कोशिश करें। पागल तो नहीं हो गईं? मैंने पूजा को घूरा। मौजूदा सूरत-ए-हाल से वाकिफ होने के लिए हमें थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, पूजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बाद में बात करेंगे, अभी मैं चाय बनाती हूँ, कुछ कचूरियाँ लेकर आई हूँ। तुम तो दिन भर सोते रहे, मैं भी देर से जागी थी, दोपहर को कुछ नहीं खाया, अब मुझे भूख लग गई है। वो थैला लेकर किचन में चली गई। इसमें कुछ और चीजें भी थी। एक प्लेट में कचूरियाँ रखकर चाय बनाने लगी। तुम खाओ, मैं आ रही हूँ, इसने किचन में से आवाज दी। लेकिन मैंने कचूरियों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। पूजा मेरे लिए दिन भर की रही थी, मेरा भी इखलाकी फर्ज था कि कुछ देर इसका इंतजार कर लूं। मुझे ज्यादा नहीं, 15 मिनट इंतजार करना पड़ा था। शाम का अंधेरा फैल चुका था। हम बीच वाले कमरे में बैठे हुए थे, जहां से बरामदे वाला और अक्की दरवाजा भी नजर आ रहा था। बरामदी वाला दरवाजा तो बंद था, अलबत्ता हुआ कि आमद और रफ्त के लिए पूजा ने अक्बी दरवाजा खोल रखा था। अकब में काटेज की कंपाउंड वाल से तकरीबन 50 गज आगे एक छोटी सी पहाड़ी थी। बाहर अंधेरा था और पहाड़ी पर दरख्तों के झूमते हुए हियोले नजर आ रहे थे। मैं और पूजा अभी तक ये तय नहीं कर पाए थे कि आज हमें बाहर निकलना चाहिए या नहीं। जितना खतरा मेरे लिए था, इतना ही खतरा पूजा के लिए भी था। विश्वास को पता चल गया होगा कि कांवरी उड़ चुकी है। इसकी बारी भी दरियाफ्त हो गई होगी और कमरे में बिखरी हुई फाइलें और दूसरी चीजें देखकर भी वो समझ गया होगा कि ये किसकी हरकत हो सकती है। पूजा को वहां से गायब पाकर इस पर शुबा होना भी लाजमी बात थी। विश्वास को मेरे साथ पूजा की भी तलाश होगी, इसलिए मैं समझता था कि फी अलहाल हम दोनों का बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि मैं चौंक कर बाहर देखने लगा। मेरा रुख अक्बी दरवाजे की तरफ था और पहाड़ी के एक तरफ अचानक ही रोशनी नजर आने लगी थी। ये रोशनी कैसी है? मैंने पूजा को मुतवज्जे किया। वो भी मुड़कर इस तरफ देखने लगी और फिर हम दोनों उठकर दरवाजे में आ गए। पहाड़ी के इस तरफ नारंगी रंग की रोशनी हो रही थी। यूं लगता था जैसे पहाड़ी के पीछे किसी जगह बहुत बड़ा अलाव रोशन हो। शायद कहीं आग लगी है, पूजा बड़ाई। मेरे जहन में अचानक ही एक ख्याल उभरा। रात को पहाड़ियों में कैंप की तबाही के बाद मनीलाल के आदमियों ने आज दिन में शहर में हंगामे किए होंगे। हो सकता है वो हंगामे अब भी जारी हो और उन्होंने किसी इमारत को आग लगा दी हो। आओ जरा इस पहाड़ी पर चलकर देखते हैं, मैंने काटेज की अक्बी दीवार की तरफ बढ़ते हुए कहा। काटेज की अक्बी दीवार में कोई दरवाजा वगैरह नहीं था। मैं उछलकर 5 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ गया और फिर पूजा को भी हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया। दूसरी तरफ से दीवार ज्यादा बुलंद थी। जमीन तकरीबन 8 फुट नीचे थी।
अंधेरे में छलांग लगाते हुए चोट लगने का अंदेशा था। मैंने पूजा का हाथ पकड़कर इसे नीचे लटका दिया और फिर इसका हाथ छोड़ दिया। वो देव की आवाज से नीचे गिरी और इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। मैं भी दोनों हाथ दीवार पर रखकर नीचे लटक गया और फिर हाथ छोड़ दिए। तब मैं समझा कि पूजा के मुंह से चीख क्यों निकली थी। इस तरफ गहराई मेरी तवक्को से ज्यादा थी। मेरा कद तकरीबन 6 फुट था और दीवार से लटका हुआ होने के बावजूद मैं तकरीबन 4 फुट नीचे गिरा था और मेरे मुंह से भी करा खारिज हो गई थी। 1 मिनट तवक्कुफ के बाद हम पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते ही मेरे रूंगटे खड़े हो गए। इस पहाड़ी के दूसरी तरफ तकरीबन 2 मील आगे निशेब में शहर का मरकजी इलाका था, जो रंग भरनग रोशनियों से जगमगा रहा था और इसके परले तरफ किसी इमारत में आग लगी हुई थी। वो यकीनन बहुत बड़ी सी इमारत थी। आग दूर दूर तक फैली हुई थी और शोले आसमान से बातें करते हुए नजर आ रहे थे। पूजा अभी इस आग को देखकर कांप उठी थी। इसने गैर इरादी तौर पर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं शहर की रोशनियों और आग के उठते हुए शोलों को देखते हुए अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आतिशज़दा वो इमारत किस इलाके में हो सकती है। मेरे ज़हन में इस इमारत के बारे में एक मौहूम सा ख्याल तो उभर रहा था, लेकिन मैंने इस ख्याल को ज़हन से झटक दिया। ये कौन सी इमारत हो सकती है? मैंने पूजा की तरफ देखे बगैर पूछा। किसी ठाकुर की किसी राजा का महल? ना, ये किसी ठाकुर की हवेली है और ना किसी राजा का महल। ये उछल शवार मंदिर है, पूजा ने जवाब दिया। किया, मैं उछल पड़ा। पूजा ने वही बात कही थी जिसका ख्याल एक लम्हे पहले मेरे ज़हन में आया था। हाँ, ये उछल शवार मंदिर है, पूजा ने बावसूख लहजे में जवाब दिया। मैं कई साल से माउंट अबू में हूँ, जारी है।